जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार RWK में। आज हम यूपी टेट का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले बार जब 2021 में हुआ था यूपी टेट का पेपर, तो उसमें जो मैथ्स का सेशन था आज हम उसको सॉल्व करेंगे। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम कंसेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे। और लगभग लगभग ये 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लिए और कंसेप्ट भी सीख लिए, ठीक है, तो आपका मैथ्स का पेपर लगभग पूरा क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैथ्स का सिलेबस अगर आप यूपी टेट का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आज जुड़े रहिए, अंत तक देखिए। और मात्र ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा और जिसमें आपको पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, दो ही कंडीशन है आपके पास, कैसे पूरा सिलेबस आपका इस एक क्लास में तैयार हो जाएगा। सिर्फ दो कंडीशन आपको फॉलो करना है। पहला कंडीशन ये है कि पेन और पेपर लेके बैठना है और जो भी चीजें मैं लिखवाऊं उसको नोट डाउन करना है। या फिर आप ये काम ये कर सकते हैं, एक बार इस वीडियो को तसल्ली से बैठ करके देख लीजिए और उसके बाद से फिर से दोबारा इसको देखिए और पेन और कॉपी ले करके बैठिए, क्योंकि बिना पेन और कॉपी का मैथ्स का सिलेबस तैयार करना नामुमकिन है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी और आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। और क्या करेंगे हम, सिलेबस आज हम पेपर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये आया हुआ पेपर है माफी चाहूंगी। देखिए ये आपका पेपर जो है यूपी टेट यूपी टेट का ये पेपर है। हमने ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से पेपर डाउनलोड किया हुआ है और वही आज हम लोग समझेंगे। यूपी टेट 2021 का ये पेपर है और इसको आज हम लोग मैथ्स का पेपर जो 21 से लेकर के 121 से लेकर के और 50 तक पेपर का जो क्वेश्चन था वो मैथ्स का था, उसी को हम लोग सॉल्व आज करने वाले हैं। देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, कंपनी क्या है 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों का संख्या बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है बेटा। कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पूंजी पूंजी कितना है, क्या दिया है, पूंजी। पूंजी यानी कि जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैपिटल। पूंजी कितना दे दिया है बाबू, 25 लाख। 25 लाख कैसे लिखते हैं, ये आपका हो गया, ये हजार का हो गया और ये आपका क्या होगा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपका 25 लाख। 25 लाख पूंजी है। और शेयर का मूल्य कितना है, शेयर का मूल्य शेयर का मूल्य शेयर का मूल्य कितना है बेटा, 100 रुपए है। शेयर का मूल्य क्या है, 100 रुपए है। तो आपको क्या है, शेयरों की संख्या पूछ रहा है, शेयर की संख्या पूछ रहा है, शेयर की संख्या। क्वेश्चन अगर आप इसको पढ़ेंगे कहेंगे अरे ये तो 3-4 लाइन का क्वेश्चन दे दिया है, इसको पहला ही क्वेश्चन क्या है, टफ दे दिया, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन आप देखोगे ये मात्र, अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है, मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन था। देखो कैसे कि अगर मैं बता दूं, जो पूंजी होती है बाबू, जो हमारी पूंजी होती है ना, वो पूंजी हमारे क्या होती है कि शेयर की संख्या क्या होती है बेटा, शेयर की संख्या, शेयर की संख्या गुणे क्या होती है, शेयर का मूल्य होता है। ठीक है, डायरेक्ट में मूल्य लिख दे रही हूँ, मूल्य होता है। अब आप कहोगे कि कैसे, अब हम इसको रट्टा मारें, तो इसको रटना नहीं है। देखिए शेयर का कंसेप्ट समझिए, शेयर कुछ और बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, जिसमें मैं 10 पेन बना रही हूँ, 10 पेन बना रही हूँ और मेरे कंपनी का पूंजी है कितना, 100 रुपये। देखिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं 10 पेन बना रही हूँ और कंपनी की पूंजी क्या है, 100 रुपये। 10 पेन छोड़िए, 10 पेन तो बहुत कम हो जाएगा ना, मान लीजिए मैं 20 पेन बना रही हूँ, कितना, 20 पेन बना रही हूँ। ठीक है, 20 पेन मैं बना रही हूँ, तो मेरी कंपनी, अभी मैं क्या है, मेरा कंपनी छोटा मोटा ही रहेगा ना। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपनी है, 100 रुपये कंपनी है जिसमें मैंने 20 पेन बनाया है। तो एक ये 100 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, कितने कितने पेन हमने बनाए होंगे, जब 20
और कितने रुपए का एक पेन होगा, कितने का, अब देख रहे हो ना, इसको भाग करके देखो 0.5, यानी कि 5 रुपए का एक पेन होगा। बेटा देखिएगा 5 रुपए का एक पेन होगा और मैंने 20 पेन बनाए होंगे, तो 5 दूना 10, यानी 100 रुपए का हमारा क्या हो गया, 100 रुपए का पेन हो गया, 100 रुपए की कंपनी हमारी हो गई। तो ये 100 रुपए हमारी पूंजी है ना। और पूंजी कैसे आया है, पूंजी का वैल्यू कैसे आया है कि जितना पेन है और पेन का मूल्य, यानी कि मूल्य का मतलब यहाँ पे शेयर से है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कंसेप्ट आप समझेंगे कि पूंजी बराबर क्या होता है, शेयर की संख्या गुणे शेयर का मूल्य, गुणे क्या होता है, शेयर का मूल्य, ठीक है, गुणे शेयर का मूल्य। अब यहाँ पर देखो हमको पूंजी दे दिया है, पूंजी कितना दे दिया है, 25 लाख, पूंजी कितना दे दिया बेटा, 25 लाख। और आपसे क्या पूछ रहा है कि शेयरों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे संख्या, संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे संख्या लिख लो, ठीक है। और मूल्य इधर आके देखो, इसमें गुणा है ना, शेयर की संख्या में मूल्य का गुणा है, तो गुणा को जब हम इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। और मूल्य आपका कितना है, 100 है, मूल्य कितना है, 100 है, तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, यानी कि संख्या कितना है, शेयरों की संख्या कितनी, कितना बेटा, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये क्या, 1000 और 10,000, यानी कि आपका पहला पहला शेयर की संख्या क्या है, पहला ऑप्शन सही हो गया। इतना ही आसान क्वेश्चन था ये, तो इतना इस उसको उस बच्चे को समझना है जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता होगा वो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। लेकिन आप लोग क्या है, आप कुछ सालों से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, 25 लाख को इसको आप नंबर में लिखते हैं, 25 लाख देखो, ये हो गया लाख का कॉलम, ये हो गया आपका 1000 का, और ये क्या हो गया 100 का हो गया, 25 लाख और 100 क्या है मूल्य है, तो 100 यानी कि 2 जीरो काट दिए, ये आ गया, ये एक लाइन में आपका क्या हो गया आंसर। तो इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ यही पेज था। इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग भी क्या करिए, इसको लिखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ताश की 52 पत्ती है ना, ताश की क्या है, 52 पत्ती की गड्डी में एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो। देखो हुकुम का हो या इक्का का हो, इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम, मतलब 52 पत्ते हैं, उसमें से एक कोई भी कार्ड निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ स्पेड और एन इक्का, क्या हो, स्पेड का हो या फिर इक्का का हो। तो पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप देखोगे मात्र 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले आप क्या समझिए, कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, देखना। जब पत्ता, देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है, इससे एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो ये आप अगर आप कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लिए तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, देखिए पहले तो ये याद रख लो कि 52 जो पत्ता होता है ना, तो 52 पत्ता में 4 तरीके का पत्ता होता है ना। अब देखोगे कि इससे बहुत लोग क्या है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत लोग के पति या भाई को ये क्या आदत लग जाती है और दिन रात पत्ते खेलने लगते हैं। तो लेकिन अगर वो पत्ते खेलते हैं तो उनको एक क्वेश्चन बड़े आराम से उनको पता होगा। और जो हमारी बहनें हैं जो घर में खाना बनाती हैं उनको पत्ते के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आज आप लोग भी जान लीजिए कि पत्ता क्या होता है। देखिए पत्ता जो होता है ना, वो 2 कलर का होता है। ठीक है, पत्ते में देखिए 2 रंग, अगर रंग की हम बात करें तो रंग कितना होता है, 2 होता है। और 2 में क्या होता है, एक 2 जो है कि 2 क्या होता है, ब्लैक मतलब काला होता है, 2 क्या होता है, काला होता है, और 2 क्या होता है, 2 आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, काला और लाल। देखो लेकिन देखिए जो 2 काला होता है तो उसमें ईंट का होता है, एक होता है क्या, ईंट, ये भी लाल होता है। कलर चेंज कर लेती हूँ काला के लिए, काला के लिए मैं काला इसको मान लेते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो ईंट काला हो गया, और ईंट के बाद से
जो एक हमारा दिल होता है ना, एक दिल काला होता है, दिल तो बहुत लोगों का काला होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला दिल नहीं है, ठीक है। और एक दिल जो है कि क्या होता है, लाल भी होता है, एक और दिल होता है इसमें, ठीक है, इस तरीके का होता है। और एक जो काला वाला होता है, काला इसमें समझ में नहीं आएगा इसलिए इस तरीके का, ठीक है, ओके। और एक चीड़ी होती है, क्या होती है, चीड़ी, चीड़ी भी काली होती है और उसका शेप इस तरीके का होता है, इस तरीके का शेप होता है। ये ईंट जो होता है डायमंड के शेप का होता है, इसको रेड से बनाना है। ये इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का शेप का, इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको देखो, इसको ईंट कहते हैं, ये चीड़ी, चीड़ी को ही क्या कहते हैं, हुकुम भी कहते हैं, इसी चीड़ी को हम क्या कहते हैं, हुकुम कहते हैं। और दिल दो होता है, एक लाल और एक काला, ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको पत्ते की समझ आनी चाहिए। देखो इसमें जो है कि एक नंबर का अगर हम बात करें तो कितना 13 होता है, इसकी 13 संख्या होती है, इसकी 13 होती है, इसकी 13 और इसकी 13, ठीक है। इसीलिए 13 सबका नंबर होता है। ये समझना इसलिए जरूरी क्योंकि आप ये समझ लो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मात्र 2 मिनट और आपको सुनना है। देखो 13 पच्चे क्या हो गया, 13 पच्चे 52, 13 चौक सॉरी 13 चौक को देखो 4 4 हो गए ना, 13 चौक को 52, 52 पत्ते हो गए। अब यहाँ पे समझो पहले कि ये ईंट में क्या क्या होता है, और जो ईंट में होगा वही क्या होगा, सब में हो जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या समझना है कि देखो पहले तो क्या होता है कि 2 से लेकर के और 10 तक नंबर्स होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं, संख्या का कार्ड होता है, संख्या का कार्ड होता है, किसका होता है, संख्या का कार्ड होता है ना, ये आपको समझना है, संख्या का कार्ड होता है। उसके बाद से आपका ए होता है, उसको हम एक्का कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्का कहते हैं, है ना। उसके बाद से एक किंग होता है, किंग उसको हम राजा या बादशाह कहते हैं, उस पर के लिखा रहता है। और उसके बाद से क्या होता है, क्वीन होती है, राजा है तो रानी भी होगी, रानी। एक गुलाम होता है, ठीक है, एक गुलाम का पत्ता होता है, गुलाम पे गुलाम जे लिखा रहता है ना। तो देखो ये 4 जो है, पहले तो देखो ये 3 आपने क्या हो गए, फेस कार्ड कहलाते। पहले 4 फेस कार्ड होते थे, एक्का को भी फेस कार्ड लिया जाता था, लेकिन वो अब एक्का को फेस कार्ड से बाहर कर दिया जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये 13 पत्तों में, ध्यान से देखना बेटा, कि ये 13 जो हमने पत्ता लिखा है, 13 पत्तों में 3 जो है कि आपका क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया, और एक आपका एक्का हो गया, और 9 जो है कि नंबर कार्ड होते हैं, ठीक है। 9 क्या होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं। 2 से लेकर 10 तक में क्या हो गया, नए 9 कार्ड हो गए, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही दिल का भी, और ये ब्लैक दिल, ठीक है। तो एक क्लब इसको स्पेड कहते हैं, जो ब्लैक दिल होता है ना, इसको स्पेड कहा जाता है, ये याद रखना आपको। ब्लैक दिल को हम क्या कहते हैं, स्पेड कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये बात आप लोग को समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, अब हम ये इतना आपको जानना जरूरी था, क्योंकि अगले बार कोई जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो इससे आपको ये समझना होगा कि ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें कि 4 तरीके का पत्ता होता है, और हर एक के 13 पत्ते होते हैं, और 13 में 9 पत्ते जो होते हैं संख्या का कार्ड होता है, और एक एक्का होता है, एक राजा और एक रानी, एक गुलाम होता है, ठीक है। इस तरीके से 12 पत्ते होते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता की पत्ता हुकुम का हो, ठीक है, हुक्म। इसी चिड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, हुकुम भी कहते हैं, चिड़ी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हुकुम। तो ये क्या हो, हुकुम का हो, हुकुम का हो, और या फिर एक्का का हो, हुकुम का हो या फिर एक्का का हो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का प्रायिकता, प्रायिकता निकालने के लिए आप ये समझ लो, हाँ तो बहुत ज्यादा ही होगा, इसको भी रखते हैं फ्रेम में। अब ठीक है। अब देखो प्रायिकता निकालने के लिए आप ये समझना है कि प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं। प्रायिकता का एक फार्मूला आता है, प्रायिकता का क्या फार्मूला होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होता है, मतलब कि पूरा इवेंट की संख्या, इवेंट इवेंट की संख्या, जो भी इवेंट होता है, और जो पूछ रहा है मतलब कि आउटकम, जो आउटकम है, आउटकम में इवेंट की संख्या से डिवाइड कर देते तो प्रायिकता आ जाता है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्रायिकता, इसको हम पीई कहते हैं, फार्मूला देखें तो इसको क्या कहते हैं, पीई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ
टोटल इवेंट और यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ आउटकम। ये फार्मूला होता है प्रायिकता का, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से पीई देखो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बाबू कि देखो पहले तो नंबर ऑफ ये कितना है, टोटल आउटकम क्या है 52, 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से आप देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या पत्ता हुकुम का हो या फिर या इक्का का हो। तो हुकुम आने का यानी कि चिड़ी आने का प्रायिकता क्या है, 13 पत्ते हैं तो 13 में से कोई भी आ सकता है। तो कितना कितना हो जाएगा 13/52, 13/52 हो जाएगा ना। बताइए कोई समस्या हो तो, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बताइए कि हुकुम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। यहाँ पर समझिए आप कि अगर इक्वेशन सिर्फ इतना रहता कि हुकुम का आने की प्रायिकता बताओ, तो हुकुम आने की प्रायिकता, हुकुम के पत्ते पूरे कितने हैं 13 है और टोटल पत्ते कितने हैं 52 है। तो 13/52 हो गया, ये तो हुकुम के आने की प्रायिकता हो गया। दूसरा क्या है इक्का का आने का प्रायिकता, ठीक है, इक्का आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, इक्का कितने होंगे। अब इसीलिए आपको पूरा कार्ड के बारे में समझना था। देखो एक इक्का इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 इक्के होंगे ना। एक ताश का जो पत्ता 52 पत्ते होते हैं उसमें इक्का कितना होगा, एक इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी और इसका भी, यानी कि 4 हो गया इक्का आने की प्रायिकता। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको समझना है कि अब देखो, अब हम यहाँ पर आप ये डायरेक्ट समझो, चलो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू कि टोटल जो प्रायिकता होगी क्या हो जाएगा आपका पूरा 13/52। देखो हुकुम आने की प्रायिकता है, ये हुकुम आने की प्रायिकता प्लस इक्का आने की प्रायिकता। लेकिन इसमें से देखो इसमें भी तो इक्का एक है, इसमें सिर्फ एक इक्का है ना, और इसमें चारों इक्का हमने ले लिया, तो एक इक्का हमको माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर लो, यही क्या होगा जो प्रायिकता पूछ रहा है वो यही चीज होगी ना। ध्यान से देखना है कैसे ये चीज होगी, ध्यान समझना बाबू कि इक्का देखो हुकुम आने का प्रायिकता, तो हुकुम आने का प्रायिकता क्या है 13/12 है। ये कैसे हुआ, क्योंकि हुकुम का पत्ता पूरा क्या है 13 है, हुकुम का पत्ता क्या है 13 है और टोटल पत्ते कितने हैं 52। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम, वहां पर देखिए टोटल आउटकम में से हम क्या करते हैं कि टोटल आउटकम नीचे और जितना जितना आने वाले इवेंट है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो हुकुम आने की प्रायिकता ये हो गई, इक्का आने की प्रायिकता ये हो गई, लेकिन इसमें से 1 माइनस करेंगे हम क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इक्का का हमने लिख लिया, क्योंकि ये जो हमने हुकुम लिया था ठीक है उसमें क्या है एक इक्का भी तो है ये 13 पत्तों में से। इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 52, 13 और 4 कितना हो गया, देखो एक घटा दो इसमें से तो ये 16, ये 3 हो गया, 3 और ये कितना हो गया 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 16 से कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा आप बताओ, ये 4 बार में कटेगा, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी कि कितना आ गया 4/13, यानी कि ये आपका क्या हो गया आंसर सही हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसमें कुछ नहीं था, देखो ये जो है एक प्रायिकता चैप्टर पढ़ाने के लिए आपको क्या है कम से कम 2-3 क्लास करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि एक क्वेश्चन से आप पूरी प्रायिकता, अगर ताश से रिलेटेड प्रायिकता पूछता है तो आप उसको हैंडल कर सके। अब देखो अब मैं इसमें अगर पूछूं कि सिर्फ मान लो ये क्वेश्चन दे दे 52 ताश के पत्ते में से 52 है और लाल, क्या क्वेश्चन पूछे एक नए पैर से समझते हैं हम लोग कि प्रायिकता में ये पूछे कि मान लो कि 52 पत्ते हैं, ध्यान से सुनना बाबू 52 पत्ते हैं, इसमें से लाल एक्का आने की प्रायिकता बताओ, लाल एक्का आने की प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो लाल एक्का आप देख रहे हो कि कितने लाल एक्का है, 2 है, 2 लाल एक्का है ना, एक जो है कि लाल दिल वाला है, एक ईंटा वाला, 2 ही लाल तो होते हैं, तो 2 लाल एक्का है, यानी कि 2 हो गया, टोटल आउटकम क्या हो गया 2, और पत्ते कितने हैं 52, तो यही हो गया आपका 100 काट दो, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, यानी कि 1/26। इसका आंसर क्या हो गया 1/26। जब यानी कि देखो आप ताश के पत्ते के बारे में समझ लिए और प्रायिकता कैसे निकालते समझ लिए, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इससे पूछे तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। बात सही है कि नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये इसका सोल्यूशन दिया है, ये सोल्यूशन आप देखेंगे देखो 4/13 इसका आंसर आया हुआ है, लेकिन ये देखिए पता नहीं क्या क्या लिखा है, इससे हमको मतलब नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं। देखिए हुकुम पत्तों की संख्या 13 होती है, इक्का पत्तों की संख्या 4 होती है, अभी हमने ये समझा।
ये जो है कि एक कंसेप्ट होता है, ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये आपको नहीं समझना, आप डायरेक्ट जो है कि जो मैंने बताया उससे आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, हाँ फिर हम लोग अभी इस पर थे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या समझेंगे, तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखो पहला और दूसरा समझ में आ गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चला जाए। 24, थर्ड क्वेश्चन 23 है ना, तो 23 इंग्लिश में देखेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। अब देखो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो और भी आसान है, सबसे आसान है। क्या है इसमें, कह रहा है कि चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमिक रूप से एक्स और वाई है, एक्स और वाई की क्या है वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि जब चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसका एक रूल होता है बाबू कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी, दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होती है, और इसका इन दोनों का भी सम क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और सी, ए एंगल, एंगल ए और प्लस एंगल सी मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर रख लो 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 प्लस 4y प्लस 20 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या, कैसे आया है ये, कुछ नहीं किया गया, फार्मूला होता है, कंसेप्ट होता है कि ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इन दोनों का भी सम 180 डिग्री। यहाँ पे कर दिया। अब जल्दी से देखो, ये देखो 3y और प्लस 4y क्या हो गया बेटा 7y हो गया, और देखो -5 और ये माइनस ये 180 लिख लिया। अब देखना -5 और ये 20 मिल के क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये -15 हो जाएगा। अब देखो 7y हो गया, 180 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो तो 5 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। ये हो गया y इज इक्वल टू 165 अपान में 7। इसको सॉल्व करो, 7 7 दूना क्या हो गया 14, 14 क्या 7 दूना 14, यानी 2 बार में गया, और ये 14 है तो ये 25 हो गया, 2 इधर जाएगा तो है ना 25, तो ये कितना हो गया 25, 7 दूना 14, 7 त्रिक 7 चौक 28, तो 7 त्रिक 21, मतलब 23 आ रहा है। y का वैल्यू 23। अब देखो इतना ही सॉल्व करके आप आंसर पर आ सकते थे, y की जगह पर 23। देखो 23 के सबसे नजदीक क्या है 25 है ना, देखो 15 35 35 नहीं होगा, यानी क्या होगा 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही। आप यहाँ से भी एग्जाम हॉल में ये भी टेक्निक आप अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहिए हम x का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से देख लो कि क्या हो जाएगा 4x प्लस 7x और क्या है प्लस 5 इज इक्वल टू 180 होगा, यही होगा ना। तो देखो 7 और 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 180, ये क्या 180 और 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा 175 अपन, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर 11 है 1 जाओ 11, और ये क्या हो गया 6 65 हो गया, 5 टाइम में गया, तब वो 15 आंसर आ रहा है। यानी x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 25, ये क्या हो आंसर हो गया। एग्जाम हॉल में क्या ये क्वेश्चन जब आया था तो बच्चे बड़े परेशान हो गए थे कि कोई एग्जैक्ट आंसर आता नहीं। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे और एग्जैक्ट आंसर आपको ना मिले तो आप क्या करोगे कि जो भी अप्रॉक्सीमेट मतलब कि लगभग में जो आंसर आ रहा है उसी आंसर को आप टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 24। यहाँ तक समझ में आ गया ना। 24 क्वेश्चन देखते हैं, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है 27 है। निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 27। तो देखो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मात्र आप 5 सेकंड में कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता है कि बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक यानी कि जो सबसे बहु, बहु का मतलब बहुत ज्यादा बात, बहु का मतलब क्या है बहुवचन, एक वचन याद होगा ना। बहुवचन का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा बात, तो बहुत ज्यादा बार क्या आया है देखो 27 है, तो यानी 27 ही बहुत ज्यादा बार आया होगा ना, यानी यहाँ पे क्या होगा 27 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ये, तो इसको 1 सेकंड में आप 27 इसको करके आते। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बहुलक का मतलब होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही गिवन डाटा का बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखो 27 1 2 3, 3 बार 27 आया है, लेकिन 25 भी 1 2 3 बार आ गया है, तो 25 और 27 अगर x नहीं रहता तो कंफ्यूजन होता। तो इसलिए x की जगह पर अगर हम 27 कर दें तो क्या आ जाएगा 27 4 बार आ जाएगा, यानी सबसे ज्यादा बार क्या आ गया 27, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देखो,
यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, जल्दीबाजी तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसके लिए मेन मीडियम मोड, ये एक चैप्टर आप लोग को यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो में पढ़ाया गया है, आप जा करके चैनल से पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और भी क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम में कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुला की पूछेगा, आप मीन पूछ सकते हैं, मतलब माध्य माध्यिका कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो एक 25 क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू -3 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो जब भी आप याद रखना कि कहीं भी आपको क्या याद रखना है कि अगर कहीं भी आपको x, कहीं भी x, ठीक है, प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 मिल गया है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये फार्मूला होता है कि वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। अब क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू क्या दिया है, x की जगह पर क्या लिख दूँ बाबू, 2 लिख दूँ, क्वेश्चन में 2 दिया है, y की जगह पर क्या है 1 है, और z की जगह पर क्या है बेटा -3 है, -3 लिख दिया इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो 2 और 1 3, और 3 -3 क्या हो गया 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 0 है। इस कंडीशन में इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा सही था बताइए, ऑप्शन अपना कौन सा सही था इसमें, ऑप्शन अपना 0 दिया, हाँ 0, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या था सही आंसर था। तो ऑप्शन नंबर 4 पे आपको ट्रिक करना था। कितने मिनट का क्वेश्चन था, मिनट नहीं है, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले थे। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर क्या है 26 हम लोग देखते हैं। 26 आपको सॉल्व करना है, यहाँ से क्या कंसेप्ट भी आप लोग को सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी बच्चे क्या यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बच्चे यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या उनके पास ये अपने दोस्तों के पास सॉल्व शेयर कर दें। देखो क्या कह रहा है कि जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य के 10% कम पर खरीदता है, 10% कम पर खरीदता है, और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। एक लाइन में अगर इसको हम 1 मिनट में देखें तो इसको मैं बता रही 90% बच्चे 20 मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन 20% इसका क्या आंसर नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं तब तक पानी पी लूँ। देखिएगा बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। देखो जतिन एक वस्तु को 10% कम पे खरीदता है, हमारी बहनें बताई जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है उन लोगों को बहुत महारत हासिल है। जा करके जो भी लिखा हुआ प्राइस होता है इसमें तो 10% लिखा है, लेकिन वो क्या करती है सीधे 50% कम करवाती है, आधा कर देते हैं कि नहीं। आप लोग बताइए, आप लोग को भी अगर होगा तो एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए तो जतिन गया, अब चूंकि लड़का है तो ये क्या है बेचारा 10% ही कम करवा है। यहीं पर अगर जतीनी होती मतलब कोई लड़की होती तो क्या करती 50% तो कम करवाती ही करवाती। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना जो लिखा हुआ रहता है ना, जब आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उस पर जो मूल्य लिखा रहता है ना बाबू, तो उसी को हम अंकित कहते हैं। अंकित हिंदी शब्द है, उसका मतलब होता है लिखा हुआ। तो लिखा हुआ मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये रहा होगा, है ना। तो जतिन कितने में खरीद के लाया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस जिसको हिंदी में कहते हैं। वो खरीद के लाया कितना 10% कम पर, यानी कि 90 रुपये पर वो खरीद के लाया है, 90 रुपये पर क्या है खरीद कर लाया है, और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचा है। तो विक्रय किस पर किया है जल्दी बताइए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि इसके मूल्य पर, देखो इसके मूल्य से 10%, मूल्य यानी कि यहाँ पे क्या अंकित मूल्य है, मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितने पर बेचा है 110 रुपये। समझ में आ गई बात। तो यानी उसको लाभ कितना हुआ, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इसका लाभ बताओ। तो पहले लाभ पूछ रहे, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है लाभ और आंसर दिया लाभ प्रतिशत, तो हमको लाभ नहीं लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो लाभ कितना हो जाएगा बेटा, 90 रुपये में खरीदा है 110 रुपये में बेचा है, तो ये तो आप लोग जो है कि मुझसे बेटर बता सकते हैं कितने रुपए का लाभ, उसको 20 रुपये का, कितने रुपए का लाभ हुआ है 20 रुपये का, और कितने पर लाभ हुआ है 90 रुपये। 90 रुपये इन्वेस्ट करके और 20 रुपये वो लाभ निकाल लिया है। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं बेटा, लाभ प्रतिशत। अब देखना एक क्वेश्चन में बता रही हूँ, आते हुए भी मैं बता रही हूँ इस तरीके का मिस्टेक
जो है कि 60 से 70% बच्चे करते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वही करते हैं और 1 नंबर से वो पास होने से रुक जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लाभ दिया है, तो लाभ तो 20 हुआ, 20% आप मार्क करके चले आए नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत पूछा है ना बेटा, तो हमको क्या है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हुए, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हुए और लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला होता है कि लाभ बटा में क्या होता है आपका क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसको लाभ कितना है 20, किस पे 90 रुपए पे गुणे 100। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया है ना, और फिर आपका कितना हो गया 200, 200 देखो 20 में 10 से गुणा करो 200 हो गया बटा में 9, कितने बार में जाएगा 9 दूना 18, फिर से 18, तो ये 2 इधर दे दी खुद 20 हो गया, फिर 9 दूना 18 और 2 कैरी हो गया, अब यानी कि 22 होल 2 बटा में 9, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 होल 2 बटा में 9। अच्छा इसमें ऑप्शन कटा हुआ है, ऑप्शन 3 जो है कि आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, देख लीजिए एक बार आप रिवाइज करिए, देखिए कोई समस्या तो पूछिए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया, सोल्यूशन इसका देखिए, लाभ प्रतिशत, तो देखिए उत्तर 0 आया है उसका भी सोल्यूशन में भी, ठीक है। उसके बाद से आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, देखो ये आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही था, है ना। अब नेक्स्ट 27, अच्छा 27, एक मिनट, इसमें 28 दे दिया है, तो 27 क्वेश्चन जो है कि इसने जो एडिटर है उसका मिस्टेक है, 26 हम लोग किए थे, 28 दे दिया है, 27 क्वेश्चन उसने नहीं किया है, लेकिन हम सोल्यूशन में से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर जो था बाबू देखिए क्या था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, 27 क्वेश्चन नंबर क्या कि द्विघात समीकरण है, अच्छा द्विघात इसमें क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कि द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 है, इसके मूल कितने 2:3 के अनुपात में है, तो क्या है कुछ, चलिए इसको हम क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, चलो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें सोल्यूशन दे दिया, सोल्यूशन से कोई वो नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, बाद में 27 लास्ट में 27 में क्वेश्चन लिख दूंगी और लिख के सॉल्व करूंगी, ठीक है। फिलहाल हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखना बाबू क्या कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात कितना है, 25:25 है, तो उनके व्यास का अनुपात बताना है। देखो 25:64 और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके लिए आपको सिर्फ क्या है पता होना चाहिए कि लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इसका एक उदाहरण में बता दे रही हूँ कि बर्थडे कैप जो आपके बच्चे पहनते हैं, या आप लोग भी बर्थडे अगर जो भी सेलिब्रेट करते हो आप लोग भी तो क्या है पहनते होंगे, तो जो बर्थडे कैप होता है वो शंकु का शेप का होता है, इसमें ये क्या है इसकी रेडियस होती है और ये हाइट है और स्लैंट है, तो जो शंकु होता है, और इसके बारे में अगर आपको अच्छे समझना है तो आप लॉन्ग वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो शंकु का जो आयतन, ठीक है आयतन का ही तो पूछ रहा है, शंकु का जो आयतन होता है बाबू उसको v लिखते हैं और क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये क्या होता है फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात है, यानी कि दो जो है कि शंकु है और उनके शंकु के आयतन का अनुपात बताना है, तो दो शंकु तो मान लेते हैं एक शंकु v1 है और एक क्या है v2 है, तो इनका फार्मूला रखेंगे 1/3 पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा और h1 हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे ही अनुपात निकालते हैं r2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया h2 हो गया। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा 1/3 पाई r1 ये देखो जो व्यास का अनुपात वही रेडियस का अनुपात होता है, क्यों ऐसा होता है क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2r1 अनुपात 2r2, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो यानी कि r1 और r2 का भी अनुपात क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख दें, 4 का स्क्वायर इंटू हाइट ऊंचाई का क्या है 25 है तो 25 लिख दिया, और यहाँ पर देखो r2 के जगह पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं इंटू, और हाइट के जगह पर हम क्या है 64 लिखते हैं, है ना। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होगी, 5 से ये 25 कट गया 5 टाइम
4 चौके 16 होता है, 16 चौके 64 होता है, यानी कि क्या हो गया 5/4, और 5/4 को क्या कहते हैं 5/4, यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 5/4 4 चौके 16, 16 चौके 64। अच्छा, ये देखिए ये कहाँ से कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ पर देखना बेटा क्या दिया है कि आपका ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि H1 रेशियो क्या दे दिया है, H2 दे दिया है, और ये क्या है व्यासों का अनुपात, यानी कि 2R1, व्यास क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा 2R2 हो गया, यानी कि R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2 क्या दे दिया है 4/5 दे दिया। फार्मूले पे रखते हैं, व्यास का वॉल्यूम का अनुपात पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का अनुपात क्या हो जाएगा V1/V2, इसको रखो आप 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H/1/3 पाई R2 का स्क्वायर H हो जाएगा। वैल्यू रख देखो 1/3 से 1/3 कट गया है ना, पाई से पाई कट गया। R1 का वैल्यू क्या है, R1/R2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4/5, और इन दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया और ये क्या होगा 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखना बाबू H की वैल्यू क्या दे दिया, H1 की वैल्यू क्या है 25, तो 25 लिख दिया है ना, और H2 की वैल्यू क्या दे दिया है 64, तो यहाँ पर लिख दिया 64। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, इसको 4 चौके क्या होता है 16 गुणे 25, 5×5 = 25 गुणे 4 चौके, यहाँ पे क्या है 64 है तो 64, 25 से 25 कट गया, 16 एकम 16, 16 चौके 64, यानी कि क्या आंसर आया 1/4। इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 सही है। कितना आसान क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू क्या है, इतना है a इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x सच एज x शब्द बिलो का एक अक्षर है, एवं b x सच दैट x शब्द पुल का एक अक्षर है, तथा c इज इक्वल टू क्या है a-b हो तो c के उप समुच्चयों की संख्या बताइए। यानी क्या है कि सेट सबसेट का एक ये कंसेप्ट है, यूनियन इंटरसेक्शन इसका, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या है मैं 5 मिनट में आपको कंसेप्ट समझा दूंगी, ये आप देखिएगा। इसको ये क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहते हैं, ये सेट किस फॉर्म में है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो इसको हम अभी क्या है कि रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि इसका मतलब क्या है उसको लिख लेंगे, जैसे कि क्या है कि ये क्या पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है ना, अब इसको हम इसको लिख लेते हैं कि सेट में आखिरकार आएगा एक्स क्या बिलो का एक अक्षर है और कुछ नहीं, मतलब समझो कि ए का मतलब ए क्या हो जाएगा ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ई और क्या है एल है और ओ है और क्या है डब्ल्यू है ना। ऐसे ही बी क्या है, बी क्या है कि उल एक अक्षर का है, तो बी जो है कि क्या हो जाएगा डब्ल्यू ओ और एल, इसको ओ एक बार भी लिख के काम चला सकते हैं। सी जो है कि क्या है a-b है, सी क्या है a-b है, तो सी की वैल्यू आप फाइंड करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। a-b लिखने का मतलब ये होता है कि a के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं, a में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट लिखना है, बशर्ते वो b में नहीं होनी चाहिए। तो देखो b है, b इसमें नहीं है तो लिख लिया। अब देखो e इसमें नहीं है तो e भी लिख लिया, b वाले में e भी नहीं है। अब देखो l नहीं लिखेंगे क्योंकि l इसमें है तो l से l कट जाएगा, है ना। o इसमें है तो ये दो, ये o भी नहीं लिखेंगे, इससे o से o कट गया। w भी है तो नहीं लिखेंगे, यानी c जो है कि c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं b e। अब b e अगर है
तो इससे हम कितना उप समुच्चय यानी कि इसको हम यूज करके कितना समुच्चय बना सकते हैं, कितना सेट लिख सकते हैं। तो देखो एक सेट तो हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, दूसरा सेट क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, तीसरा सेट क्या लिख सकते हैं, बी ई, क्या लिख सकते हैं, बी ई लिख सकते हैं, और तीसरा हम फाइव भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाइव। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, चार हम लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फार्मूला से भी सॉल्व करें तो देखिए ऊपर अगर मान लो कि कोई भी सेट दिया है और इसके उप समुच्चय की संख्या पूछे, उप समुच्चय की संख्या क्या होता है, 2 to the power n होता है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या होती है। तो 2 का पावर यहाँ पर क्या हो जाता है, एलिमेंट कितने बेटा, एक दो, तो 2 लिख देते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पर भी आंसर आ जाता है ना। लेकिन ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो कॉमन सेंस से भी आप क्या है बता सकते थे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप नोट करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 29 हो गया, 30। ठीक है, अभी तक सोचिए कि सिर्फ मात्र हमने क्या किया है, 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 29 तक हो गया ना, समझ में आ भी गया होगा आप लोग को। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए 130 के लिए कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज आप लोग को पता नहीं है तो आप जाकर के क्लास एक जो है कि उसको कर सकते हैं, इसी चैनल पर लॉन्ग वीडियो पड़ा हुआ है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ये तो आपका क्या है, पैरेललोग्राम हो गया है, लेकिन आप समांतर चतुर्भुज समझिए कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि ये अगर ए है तो ये भी है, ये भी है और ये भी ये होता है। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं यूज कर लेती। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग समझिए कि चारों आपस में बराबर है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आइस क्यूब है ना, उसको आप तिरछा थोड़ा सा कर दीजिए तो वो हो गया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इनके विकर्ण समांतर समचतुर्भुज के, सॉरी समचतुर्भुज है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपका कितना है, 10 है, और एक क्या है, 24 है, ये क्या है, 24 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। देखो ये एक्चुअल में फार्मूला कहाँ से बनेगा, ये डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से ये हो गया ये वाला लाइन, और यहाँ से ये वाला लाइन है ना, और यहाँ से ये तिरछी लाइन होगी, तिरछी लाइन। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार 5 हो जाएगा। और देखो यहाँ से ये 5 हो गया, ये वाला 5 हो गया, और ये 24 है, ये 24 है, 24 का आधा क्या होता है, 12 है ना। तो इसका पूछ रहा है परिमाप, पूछ रहा है परिमाप क्या होते हैं, सम ऑफ साइड होता है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो हम चार चार से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। अगर हम इसको ओ मान लेते हैं और ये बी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो ओ ए का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर। अब देखना बेटा ये क्या हो, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 क्या हो गया, 9, 4 2 6 और 1, 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि ए बी का स्क्वायर क्या हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 13। ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 13, यानी ए इज इक्वल टू क्या है, 13। तो परिमाप कैसे निकालेंगे बेटा, परिमाप जिसको पेरीमीटर कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × ए, 4 × ए, यानी कि 4 गुणे 13, 13 चौके बताइए जल्दी, 13 चौके 52 होता है सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ये दो क्वेश्चन एकदम हलवा है, कॉमन सेंस है। अगर आप गणित के टीचर बन जाते हैं तो आप दिमाग में क्या रखोगे, हमेशा कभी भी आपको दिमाग रखना है, क्या इसको कहेंगे हम उसका इसको हम साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य, अंक गणित को पढ़े बिना समीकरण को पढ़ा जा सकता है। अब बताओ अंक गणित को पढ़े बिना आप कैसे समीकरण पढ़ सकते हो, अंक गणित का मतलब कि 2 3 4 5 जो नंबर होते हैं उसके बारे में पढ़, जब नंबर के बारे में ही आपको नहीं पता है तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है,
फिर बीज गणित को पढ़े बिना त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। बीज गणित तो अगर हम नहीं पढ़े तो त्रिभुज के बारे में कैसे पढ़ेंगे? जैसे देखिए त्रिभुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हम समझ सकते हैं, तो ABCD अगर हम ना पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। बीज गणित पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जाती है? नहीं। बीज गणित या जितने भी गणित है सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड होते हैं, तो सबको पढ़ना चाहिए। तो जहां जहां पर भी पढ़े बिना निगेटिव सेंटेंस आ गया, ये गलत होता है। पढ़े बिना ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। पढ़े बिना ये भी क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, सही हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इसमें से सबसे अधिक है? केवल कमियां देखना क्या है, बिल्कुल गलत हो गया। अगर बिना सिर्फ कमी देख के आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कभी अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। शिक्षार्थियों को उनके विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये भी एक अच्छा टीचर नहीं करता है कि कोई बच्चा को क्या करे कि गैप है तो उनको दूर करे, ठीक है। हर शिक्षार्थी को एक तरह से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो जो बच्चे क्या है एकदम जो थोड़े से डिसेबल है किसी भी तरीके से या कमजोर है पढ़ने में, तो उनको हमको एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना चाहिए। तो ये भी क्या है, तरीका गलत है। इसलिए ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। 133 क्या कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है और बी का वेतन ए से, अच्छा बी का वेतन ए के कितने प्रतिशत कम होगा? जैसे कि कह रहा है कि ए का वेतन 20 से 25% अधिक है, यानी कि बी का अगर 100 है तो ये क्या है 125 है ए का वेतन, है ना। तो आपको बताना है कि बी का वेतन ए से कितना कम होगा। इसको एक बार में हम लोग देखते हैं तो इसको हम 25% लिखने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या है कि अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, ए का वेतन तो मान लेंगे ए का वेतन बी से 25% है, यह देखिए तो मान लेंगे कि क्या कि बी का वेतन कितना है, बी का वेतन बी का वेतन बी का वेतन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं। अच्छा कुछ वेतन वेतन दिया नहीं है तो इस कंडीशन में हम 100 रुपये मान लेते हैं कि बी का वेतन क्या है 100 रुपये है। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन ए का वेतन ए का वेतन जल्दी बोलिए। अगर 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप जल्दी बताइए। 125 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों का फिर क्या पूछ रहा है कि बी का वेतन एक से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन। तो बी का वेतन पहले कितना कम है वो देख लो, बी के वेतन में कमी, बी के वेतन में कमी कितना है, जल्दी बताइए। 125 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 125 में से 100 को, तो कितना हो जाएगा 25 कम है। तो कितना कम है 25 कम है कितने पे, 125 में से ना, कितने में से 125 में से। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो कैसे कटेगा, 25 से कम 25 और 25 बचे 125, यानी कि ये क्या आ गया 100 बटा में 5। तो देखो 5 दूना क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, जीरो बच गया, 5 दूना 10 यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार में हम देखते हैं, क्या सोचते हैं पहले तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो बड़ा हलवा क्वेश्चन आ गया, 25% कम। कॉमन सेंस कह रहा है कि ए का 25% अगर ए का ज़्यादा है तो बी का उससे 25% कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं और ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी क्या है 20% सही है। ये बात समझ आ गई कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। अब देखो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बताओ में 15 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आइए समझते हैं कैसे। ये आप लोग समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व कर दे रही हूँ यहीं पर सॉल्व कर दिया जाए, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, तो मान लेंगे 134 मान लेंगे कि दोनों संख्या क्या है x है और y है, तो x और y का योग क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन में ही दिया है 8 है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15, तो व्युत्क्रम क्या होता है 1/x प्लस 1/, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, है ना। उसके बाद से इन दोनों का योग क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 8/15। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये यहाँ पे जाएगा y और ये हो जाएगा x, ये थोड़ा ये बेसिक मैथ से ही पता होगा,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या हो गया 8/15। अब देखना बाबू कि यहाँ पे y प्लस एक्स को चाहे x प्लस वाई को, इसकी वैल्यू क्या 8 हमको मिल चुकी है, तो ये हो गया 8/x y 8/15। 8 से 8 कट गया, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिला आपका 15 मिल गया, एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल गई 15 मिल गई। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ध्यान देना बेटा कि x प्लस वाई की वैल्यू हमको पता है 8 और एक्स वाई की वैल्यू मिल गई कितनी 15। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला पता है बेसिक मैथ से, क्या कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये सब कैसे होता है इसके लिए आप बेसिक क्लास जो है जाके एक बार करिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर माइनस 4x, एक्स वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई के जगह पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमको 15 आंसर मिल चुका है तो 15 लिख दिया। 8 8 क्या हो गया 8 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, जल्दी बोलिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिख के बताइए। 8 8 64। बोलते रहना चाहिए क्लास में, बोलते भी रहना चाहिए, भले आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं लेकिन आपको क्या आपकी जिम्मेदारी है कि बोलिए लिखिए सुनिए सब काम एक साथ करते रहिए। 15 चौके 60, यानी इसको सब्ट्रैक्ट किए तो क्या होगा 4 और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर मिल गया, तो आपको x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 2 मिल गई, और x प्लस वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितना मिला हुआ है 8 मिला हुआ है। इसको ऐड कर ले x और x क्या हो गया 2x, है ना, और 8 और 2 क्या हो गया 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई ना, 2 आके इधर काट देगा 5 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई, जब x की वैल्यू 5 है तो 5 और में क्या जोड़ेंगे कि 8 हो गया 3, तो y की वैल्यू क्या होगी 3। क्या पूछ रहा है कि इन दोनों संख्या ज्ञात कीजिए 3 और 5 यानी 4 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं था बताइए आप लोग, ठीक है, तो 34 हो गया। अब लगभग 50% सिलेबस सॉल्व हो चुका है, अभी 15 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी हम लोग को देखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गए ये क्वेश्चन, अभी ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 34 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना ही आसान क्वेश्चन यूपी टेट का आता है, और इस बार यूपी टेट में आपको क्या है कि 120 मार्क्स आपको आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको उसके लिए क्या है मेरे चैनल को, अब मैं ये नहीं कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बस उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। उसमें जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसको देखते रहिए, आपको कहीं कुछ भी एडमिशन करा के उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरा क्लास देख लीजिए, इस चैनल को देख लीजिए, बेसिक से जीरो से हीरो क्लास है, ठीक है। तो आपका सिलेबस पूरा सारे सब्जेक्ट का, सारे हमारे पास टीम है, सारे सब्जेक्ट का आपको क्लास मिल जाएगा, तो बस आपको यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि किसी परिवार की मासिक व्यय चित्रानुसार है, तो यदि इसमें थोड़ा सा हिंदी नहीं क्लियर हो पा रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन द एजुकेशन हिंदी का ब्लर है, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एजुकेशन एंड शिक्षा किस पे है, यात्रा, शायद यात्रा लिखा हुआ है, शिक्षा और यात्रा का खर्च का अंतर 4000 है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, तो टोटल इनकम ऑफ द फैमिली क्या होगा, जितना प्रतिशत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अपने टैब पे देख लेती हूँ क्योंकि इस पे ब्लर आ रहा है, आप लोग को क्वेश्चन ये सही दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन सही दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 35, क्वेश्चन नंबर 35, हाँ बिल्कुल सही। क्या कह रहा है एजुकेशन, और इसमें भी वही आ रहा है एजुकेशन और यात्रा पर खर्च है, ठीक है, एजुकेशन और यात्रा पर खर्च, हाँ बिल्कुल। एजुकेशन और यात्रा के खर्च का अंतर कितना है 4000 रुपये है, तो एजुकेशन का जो है, देखो एजुकेशन में 25% खर्च हो रहा है, एजुकेशन पर कितना प्रतिशत 25%, शिक्षा पर 25%, देखिए बेटा शिक्षा पर 25% खर्च हो रहा है, और यात्रा पर इसमें थोड़ा सा देखना सेविंग फूड मकान किराए यात्रा पर 15%, यात्रा पर 15%, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना है बेटा 10% है, और 10% की वैल्यू कितना दे दिया है, कितना आसान क्वेश्चन है 4000, 10% की वैल्यू क्या दे दिया है 4000 दिया है ना। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल ये खर्च कितना है, तो टोटल परसेंटेज आप लोग निकाल लीजिए, टोटल परसेंटेज क्या है
देखिए शिक्षा पर 25%, है ना, 25%, यात्रा पर 15%, और किस पर कितना प्रतिशत है, सेविंग 20% है। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ अपने टैब से देख रहा हूँ। 20% एजुकेशन, और क्या मकान किराया 20%, मकान किराया भी क्या है 20% है, और क्या है ट्रैवल, यात्रा, यात्रा तो हो गया ट्रैवल, फूड पे भी 20%, फूड पे क्या है 20% है। ठीक है, अब देखना ये, इसको अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 25 और 15 कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी। 30 40 हो गया, 40 और 20 60, 60 और 20, 60 और 20 80, 80 और 20 कितना हो गया 100, यानी कि कितना 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 10% का वैल्यू क्या है 4000 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। क्यों सर कहें तो क्या करें, एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात 3.2 है, कितना है 3.2। देखिए तो 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट गया, तो आप क्या लिखोगे, स्त्री को हम क्या है फीमेल, और क्वेश्चन नंबर क्या 136 हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया फीमेल और मेल, फीमेल और मेल का अनुपात कितना है 3:2 है। ठीक है, तो मान लेंगे कि फीमेल कितनी है 3x है, और मेल कितने हैं 2x है, ऐसा मान लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि हाँ स्त्री और पुरुष, है ना, तो 3x अपान में क्या हो गया 2x, और इसमें क्या हो गया कि पुरुष 20 और पुरुष आ गए, 20 और पुरुष यानी कि इसमें क्या हो गया 20 और ऐड हो गए, तो अनुपात उल्टा हो गया, यानी कि पहले 3/2 था, तो अब क्या हो गया 2/3 हो गया बस। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इसमें x की वैल्यू रखिए, आंसर आपका आ गया। देखिए कैसे, देखिए कितना आसान है, इसको गुणा करो आप, 3 तरीके कितना हो गया 9, पता नहीं हम लोग सॉल्व करते समय 3 तरीके 6 क्यों लिख देते हैं, इसका ध्यान रखिए। 3 3 जा कभी भी 6 नहीं लिखना है 9 लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा कितना हो गया 4x, और ये 2 2 जा कितना हो गया 40, है ना, 4x और ये 9x कितना हो गया 5x में डायरेक्ट लिख दूँ, देखो ये इधर आएगा बाबू, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5x हो गया, 5x कितना हो गया 40, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40/में 5, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, 5 और 8 40 होता है ना 8, यानी कि कितना हो गया 3 में 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 तरीके 3x है ना फीमेल की संख्या, तो 8 तरीके 24, और इसमें क्या 8 दूना 16। पूछ क्या रहा है आपसे कि स्त्रियों की संख्या, अच्छा स्त्रियों की संख्या यानी कि 24, आपसे 24 पूछ रहा है, तो ये आपको क्या होगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। ऐसे ही देखो 37 क्वेश्चन क्या करें, 3 अशून्य वास्तविक इतने हैं, a/2 ये सब है, कह रहा है कि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू दिस हो, तो k का मान बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखिए हम लोग 5 मिनट में कैसे करते, 5 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं लगेगा इसको करने में मात्र आपको लगेगा कुछ सेकेंड। कहाँ गया क्वेश्चन 37, ठीक है, देखो 37 क्वेश्चन है बेटा, देखना तो क्या है, इसमें हम मान लेंगे कि सबका वैल्यू क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a/2 इज इक्वल टू b/में क्या है 3 है, और c/में क्या है 4 है, 2a माइनस 3b और प्लस 5c अपान क्या है k, मान लेते हैं सबका वैल्यू कोई नंबर मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है x मान लो, है ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 इज इक्वल टू भी तो x होगा, तो a इज इक्वल टू 2x हो गया, यहाँ से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x उधर जाएगा, देखो b/3 इज इक्वल टू भी तो x है, यानी कि b इज इक्वल टू 3x हो गया, c इज इक्वल टू क्या हो गया ऐसे ही 4x हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो, a की वैल्यू रखो 2x, a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2x, b की वैल्यू माइनस सॉरी ए की वैल्यू क्या, ए यहाँ पर क्या 2 है ना, तो ए की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4x हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा 4x, क्यों 4x हुआ, क्योंकि a की वैल्यू 2x है, 2 से गुणा है तो 2 दूना 4 माइनस 3, और ये ऑलरेडी 3 तरीके 9x, प्लस c की वैल्यू क्या है 5 है, 5 चौक के 20x बटा में k हो गया इज इक्वल टू क्या है x, यही है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इससे करो 9 में से 20 गया कितना हो गया 11 हो गया, 11 को 4 से ऐड कर दो तो 15 हो गया, 15x बटा में k इज इक्वल टू, इसको हम x अपान में 1 लिख सकते हैं, ये देखो x से x कट गया, तो यहाँ पर क्या बटा 15 बटा में k इज इक्वल टू 1 अपान में 1, तो 15 और k से इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा k, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर
वन क्या है आपका सही है। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं हम लोग। इसको आप जल्दी जल्दी मेरे साथ ही नोट करिए। ठीक है, पहले तो सुनिए, एक बार आपको क्या है कि 2 बार इस लेक्चर को आपको देखना चाहिए। एक बार तो अभी मेरे साथ सुन लीजिए, इसके बाद से दूसरी बारी में आप इसका क्या है नोट्स बनाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 138 138 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए और बी कोई दो उप समुच्चय है जिसमें ए माइनस बी अगर ए है तो ए, इसको देख, इसको उल्टा जो रहता है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। हिंदी तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। देखो ये वाला साइन होता है तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन। और ये वाला साइन होता है तो इसको हम यूनियन कहते हैं, है ना। इसका कुछ वैल्यू होता है। देखो इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि देखो जैसे क्या है कि अगर ए का वैल्यू मान लो कि 1 2 3 है, 1 2 3 बहुत ही आसान है ये। देखो ये क्लास 11th में है, क्लास 11th का मैथ्स का है, लेकिन ये आपको एकदम बच्चों वाला है। आप देखो कैसे 2 3 4 मान लो ये है। अब मैं कहूँ कि ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी, तो आपको क्या करना है कि सारे एलिमेंट इसके लिखने हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें लिख देने हैं। और लेकिन क्या है कम मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखोगे 1 2 3। अब देखो इसमें क्या है, ये 1 2 3 ए का सारा लिख लिया, बी में आ जाओ 2 3 ऑलरेडी लिख लिया तो 4। तो ये आपका क्या होगा ए यूनियन बी हो गया। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी का, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन। देखो इंटरसेक्ट करती है लाइन यानी कॉमन पॉइंट बताती है ना, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2 3। तो ये इसका क्या है कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि आपको ए और बी कोई दो उप समुच्चय ए माइनस बी अगर ए है, तो यहीं से आप लोग करो ए माइनस बी। अगर मान लो कोई समुच्चय है जिसमें a माइनस बी अगर हम कर रहे हैं तो a ही आ जा रहा है, इसका मतलब कि क्या है कि b में कोई एलिमेंट जो है कि ऐसा नहीं है कि b और a क्या है सेम ही है ना। देखो a माइनस बी अगर a आ जा रहा है, इसका देखो a माइनस बी, अगर हम इसमें से a माइनस बी करें, a माइनस बी अगर इसका लिखें, देखो क्या समझाना चाह रही है, a माइनस बी का मतलब इसमें ये हो जाएगा a के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन बस b से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो a माइनस बी क्या आ गया 1 आ गया। इसमें आप करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 2 हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें है, 3 इसमें। तो ऐसे हम इन दोनों के हेल्प से अगर a माइनस बी हम निकालें तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा समुच्चय है जिसका हम a माइनस बी भी कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है a आ जा रहा है, यानी कि क्या आ जा रहा है कि a आ जा रहा है, यानी कि b में, इसका मतलब कि क्या हमको समझ में आ रहा है कि b में 2 और 3 नहीं होगा, यानी कि b क्या है सिर्फ 4। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तब इस कंडीशन में a माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि तो a इंटरसेक्शन b बताओ, a इंटरसेक्शन b बताओ। तो अगर कोई a ये है b ये है तो a इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं कॉमन जो होता है वही लिखते हैं। तो कोई चीज क्या है कॉमन नहीं है, यानी कि क्या है, देखो इस a इक्वल टू 1 2 3 या b इक्वल टू क्या है 4 है ना। तो इसमें a इंटरसेक्शन भी यानी कि कॉमन पॉइंट पूछ रहा है, तो कॉमन पॉइंट क्या है कुछ नहीं है, यानी कि आंसर आपका क्या आता है 5। कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या करें, यदि समीकरण दिस के दो मूल क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बताओ। तो देखो पहले याद रखो कि समीकरण का दो मूल, ठीक है, तो दो मूल हम मान लेते हैं कि पहला मूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं, तो r1 मान लेते हैं कि क्या है x है, तो r2 क्या हो, क्रमागत का मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला, तो इसमें +1 हो जाएगा। जैसे कि 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो ये क्रमागत संख्या है, यानी कि 3 में 1 जोड़ दो तो 4 आ गया। तो इस तरीके से हम क्रमागत संख्या को क्या करते हैं, हम क्रमागत संख्या को देखते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि r1 और ये r2 हो गया। ठीक, अब होता यह है कि अगर हम r1 और r2 को जोड़े, ठीक है, प्रश्न में क्या होता है कि मूलों का योगफल, यानी कि मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाई सी होता है ना, माइनस बी बाई सी होता है। लेकिन यहाँ पे सी के माइनस बी बाई ए होता है, ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 1 हो जाएगा। और r1 इंटू r2 जो होता है बाबू, r1 इंटू r2 क्या होता है सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर सी तो हो गया, लेकिन एक जगह पर 1 दिया तो यानी सी हो गया। अब देखो अब क्या पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है, बी स्क्वायर
-4ac का वैल्यू आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। R1 और R2 लिखो यहाँ पे। R1 क्या हो जाएगा x और R2 क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि ये क्या होगा 2x प्लस 1 है ना। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। और ये क्या है R2 की वैल्यू, यहाँ पर देखो R1 इंटू R2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की। यहाँ पे सी ही, हाँ सी ही है। आप देखो यहाँ पर देखना होगा 4 माइनस 4ac इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्या समस्या होगी भाई। 4c, देखो b की वैल्यू हमको मिल चुकी है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 2x का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर है ना। फिर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, तो 2 ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसको आप करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर है ना, -4x स्क्वायर। इसको इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस नहीं माइनस है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखना होगा ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो गया -4x। देखो -4x से ये 4x कट गया, 4x स्क्वायर से ये कट गया, आंसर क्या आया 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपको क्या है। बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या है, दो संख्याओं का मौसो और लसो इतना है, तो यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बता। बहुत ही आसान क्वेश्चन 140। देखो एक चीज आपको याद रखना है कि दो संख्या है और लॉसा मौसा में क्या रिलेशन होता है कि लॉसा, जिसको हिंदी में हम एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, तो इसका क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो दो संख्या उन दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं। बस फार्मूले में रख दो। मौसा क्या है 13, तो मौसा के जगह पर क्या रख दिया 13, और एलसीएम क्या है 1989 है ना, इज इक्वल टू एक संख्या क्या है 117 और दूसरी संख्या क्या है बी है। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बी हो गया 1989 इंटू ये क्या हो गया 13, और ये 117 आके इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको काट पीट के सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर आपका, अब काट पीट के आप लोग खुद सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या आता है। बताओगे, ठीक है। तो अभी इसको काट पीट कर बी का जो भी इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा बी का आंसर हो जाएगा। 140 क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर देखो, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और इसी को देखो गुणा भाग है, इसको और लंबा वीडियो हो जाएगा, गुणा भाग करके आप लोग देख लेना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट देखते हैं 140 41 हो गया 42। क्वेश्चन नंबर 40, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको इस तरीके, क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, आपको पता है 4 बार 9 है ना, इसी का हम पूर्ण वर्ग पहले निकालते हैं कि कितना आ रहा है 9999। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो आप लोग सॉल्व करके देखना 9.29 ऐसे कुछ समथिंग आएगा है ना। यानी कि अगर हम इसका हम निकालें तो ये इस तरीके का कोई संख्या आ रहा है, यानी कि 99 का स्क्वायर अगर हम निकालें, देख लेते हैं 99 का स्क्वायर करके कितना आ रहा है, ठीक है। 99 इंटू 99 इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो गया 9 9 81, 90 और 9 में 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करके देखना 9801 आता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पॉसिबिलिटी क्या थी यही थी ना, लेकिन ये क्या हमको संख्या मतलब कि होल आपसे क्या है नेचुरल नंबर पूछा है तो डेसिमल में आ गया, तो इसके राउंड ऑफ में हमने डेसिमल नंबर देखा 999
ठीक है, 99 से हम बड़ी से बड़ी निकालना है ना, तो हम 100 लिखेंगे, तो ये 4 अंक का आएगा नहीं, तो 6 अंक का हो जाएगा, इसलिए 4 अंक के लिए हम 99 लेंगे और इसको स्क्वायर किया तो ये आंसर आ रहा है, इसलिए आपका ये आंसर 4 क्या होगा, सही हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है, अब देखना, अगर मैं अब पूछूं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि x का पावर क्या है, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन 143 कितना आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि x का पावर क्या है, 13 है प्लस 1 है, एक ये क्या है संख्या है, तो x माइनस 1 से भाग दिया जाए, x माइनस 1 से अगर हम भाग दे देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, तो ये याद रखना, एक रूल होता है बेटा कि पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है ना, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है ना, कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है पॉलिनोमियल है कोई, तो अगर पी ए से अगर हम क्या पी ए से भाग दें और पूरा भागफल चला जाए, तो पी ए जो होता है यही इसका क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, यही इसका क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर x माइनस 1 है, यानी कि x की जगह पर क्या है 1 रखो, तो 1 रखोगे, है ना, यानी कि x a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ रही है ना, यहाँ से x a की जगह पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि पी ए आपका क्या आ रहा है, पी ए आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि इसको अगर हम x माइनस 1 से सॉल्व करें, है ना, x माइनस 1 से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हमेशा क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 44 क्वेश्चन देखो, ए व बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय, अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 148 की लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं और मात्र आपको 5 मिनट सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। देखो क्या कह रहा है कि 50 संख्याएं दी गई, हर संख्या को 53 में से घटाया गया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य बताओ। तो मान लेते हैं कि दी गई संख्याओं का माध्य क्या है, एक्स आई है, तो इस एक्स आई को मतलब हर संख्या को किसमें से घटाया गया, 53 में से, तो 53 में से जब हम इसको घटा देंगे बाबू तो क्या बच जा रहा है -3.5, क्वेश्चन के अनुसार यही हो गया। अब यहाँ से एक्स आई की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा -3.5, और ये इधर उठ के जाएगा बाबू तो कितना हो गया -53, इसको दोनों माइनस तो ऐड हो जाएगा, कितना हो गया आपका 0.5 और 5 और 3, अरे सॉरी कितना हो गया ये 0.5 और 3 और 3 कितना हो गया 6, और ये 5 था माइनस, ये माइनस है, तो माइनस एक्स आई की वैल्यू क्या होगी -56, माइनस से माइनस कट गया, एक्स आई की वैल्यू क्या होगी 56.5, ये हमारा आंसर हो गया, और ये वाला क्या होगा आपका सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 149 की बात करें, क्या कह रहा है कि 10 प्रेक्षक है जिसमें कि आपको क्या है कि आरोही क्रम में ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इनमें एक्स का मान निकालना है, तो अगर 10 प्रेक्षक है तो ये क्या है माध्य, इसका माध्यक 24 है, तो माध्यक का जो फार्मूला होता है, माध्यक क्या होता है बेटा, माध्यक का फार्मूला क्या होता है कि अगर n क्या है अपना, n इवन है, इवन नंबर है, तो क्या होता है n/2 वेथ टर्म, 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, है ना, अपान में 2 होता है, फार्मूले पर माध्यक क्या दे दिया है 24, यहाँ पे लिख दिया क्या 24, n/2 यानी कि 10 टर्म है, n बराबर क्या है, n बराबर 10 ही दिया है ना, देखो 10 प्रेक्षक है ना, तो n का वैल्यू क्या है 10, तो 10/2 यानी कि 5वां टर्म, तो 5वां टर्म देख लो 1 2 3 4 5, 5वां टर्म क्या है x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 छठा टर्म, यानी कि प्लस 2x माइनस 13 बटा में क्या हो जाएगा 2, अब इसको इधर लाओ, कितना 24 दूना कितना हो गया 48, 48 के बराबर कितना हो गया x प्लस 2x कितना हो गया 3x, और एक 1 और माइनस 13 मिलके कितना हो गया -12, 12 को इधर भेजोगे बाबू, 12 को इधर भेजोगे तो देखो यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया, और 12 को इधर भेजोगे तो ये ऐड हो जाएगा ना, 3 8 और 2 तो कितना हो गया 10 और ये 60 हो गया, यानी x की वैल्यू कितना हो गया बेटा, यहाँ से आके कट जाएगा 3 3 दूना 6, यानी x बराबर क्या हो गया 20, ये ऑप्शन क्या हो गया सही। कितना आसान क्वेश्चन था। तीसरा देखो, एक मैदान को 44 गाय नए दिन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 150, यहाँ पर 40 काउच कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 डेज, यानी कि 40 गाय हैं, ठीक है, कितने दिन में चल रही है 9 डेज में। ठीक है, क्या कुछ भी पूछे सबसे पहले आप एक गाय का निकालो, एक गाय कितने दिन में चलेगी, ये बताओ, डिवाइड करेंगे नहीं गुणा करेंगे ना, क्योंकि देखो 44 गाय मिलकर 9 दिन में जब चल रही है तो एक गाय 9 × 44 ज्यादा दिन लेगी ना, 44 गुना टाइम,
है ना। फिर क्या कह रहा है कि 12 गाय कितने दिन, क्या कह रहा है कि अच्छा 9 डेज, हाउ मोर काउज विल ग्रेज द सेम इन 12 डेज। ठीक है, तो 12 डेज में कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखना बाबू, एक दिन में, इसको ऐसे सॉल्व करो, यहाँ से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये बताओ, एक दिन में, एक दिन में अगर चरना हो तो कितना हमको गाय लाना पड़ेगा, 44 गुणे 9 गाय लाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गाय लाना पड़ेगा। और अगर हमको इसको 12 दिन में एक करवा देना है तो 44 गुणे 9/12, यही तो लाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4 और 11, यानी कि कितनी गाय चाहिए, 11 गाय चाहिए ना, 11 गाय चाहिए। पहले कितनी गाय थी, 44 गाय। क्या पूछ रहा है, कितनी कम या ज़्यादा गाय चाहिए, पहले 44 थी, अब कितनी चाहिए, 11 ही चाहिए। यानी क्या चाहिए, कम गाय चाहिए, कितना कम, तो ये कम और ज़्यादा नहीं, देखो 11 आंसर तो आया है, लेकिन कम और ज़्यादा में भी कंफ्यूजन है। तो देखो बेटा, पहले कितनी थी, 44 थी, अब कितनी चाहिए, 11, यानी कि क्या है कि कितनी गाय, गाय कम चाहिए, 11, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये पेपर क्या होता है, कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। इस तरीके का क्लास और भी आप लोग को करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।